नमस्कार, 9 बज चुके हैं, यानी दिन की सभी बड़ी खबरें अगले आधे घंटे में। और महोबा से खबर है, मणिलाल पाटीदार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार गिरफ्तार किया जाएगा। मणिलाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। देवेंद्र शुक्ला, अरुण यादव के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। भ्रष्टाचार के मामले में यह गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इंद्रकांत त्रिपाठी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और उसी के बाद हत्या हो गई थी। अब इस मामले में गैर जमानती वारंट, मनोज ओझा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या कहा गया है इस गैर जमानती वारंट में जो जारी हुआ है, इसके बाद जाहिर है गिरफ्तारी तय है? बिल्कुल अजय, मैं बता दूं कि बहुत ही हाई प्रोफाइल उत्तर प्रदेश का ये मामला है, जिसमें एक आईपीएस के खिलाफ तत्कालीन जो आईपीएस थे मणिलाल पाटीदार, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट संख्या 9 लखनऊ द्वारा एक गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इनके साथ ही साथ जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे, विजिलेंस टीम को गठित किया था, कानपुर के हरदयाल जिन्हें एसपी को जांच सौंपी गई थी, उसमें भी माना गया है कि इन्होंने यहाँ पर रहते, महुआ में रहते और तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें इनको दोषी माना गया है। उस कारण विशेष न्यायाधीश लखनऊ ने, कोर्ट ने इनको गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। कोई रिएक्शन अभी तक मणिलाल पाटीदार की तरफ से? अभी किसी प्रकार कोई अभी नहीं है। पुलिस टीमें, चूंकि आईजी ने अभी 2 दिन पहले ही प्रेस वार्ता करी थी और उस दौरान कहा था कि एएसपी की निगरानी में 2 टीमें गठित करके दिल्ली के लिए रवाना कर दी गई हैं। और तत्काल ही आज भी पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा कहा गया है कि इनके और तलाश तेज किया दिए है और निश्चित तौर पर इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। जी अजय, तो गिरफ्तारी होगी। तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार जो अब सस्पेंड चल रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, इंद्रकांत पाठक जो जिनकी हत्या हो गई और हत्या के पहले का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ तौर पे उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था मणिलाल पाटीदार के खिलाफ। अब गैर जमानती वारंट जारी हुआ है तो गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। और गोरखपुर में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। बुजुर्ग महिला और नाती की हत्या, चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। एसएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। एसएसपी ने पुलिस की कई टीमें लगाई है। शहर के शाहपुर थाना इलाके में ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है, डबल मर्डर। गोरखपुर की खबर, बुजुर्ग महिला और नाती की हत्या कर दी गई चाकू से गला रेत कर। लगभग 60 वर्ष है उनका और उसके नाती जिसकी उम्र 14 वर्ष से लड़का है, दोनों की बॉडी मिली है। घर के अंदर ही दोनों की बॉडी मिली है। दोनों की हत्या की गई ऐसा लग रहा है। और इन महिला जिनकी जो मृतका है, इनका अपने पति से पिछले 7 साल से विवाद चल रहा था, आपस में बोलचाल नहीं है। उनका मुआयना किया गया है और बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। एफआईआर पंजीकृत करके और संवैधानिक कार्रवाई। अनिल शर्मा, अनिल सिंह हमारे संवाददाता गोरखपुर से मेरे साथ जुड़ गए। अनिल, अभी तक कोई जानकारी, कोई सुराग, किसने किस वजह से ये डबल मर्डर को अंजाम दिया है? देखिए, जब शुरुआती जांच में ये पारिवारिक विवाद का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि महिला 3 दिन पहले इस मकान में रहने आती है और उसके बाद उसका पति से काफी दिन से विवाद चल रहा था। और वो भी बताया जा रहा है कि महिला जो है अपनी बेटी को घर में रखना चाहती थी, लेकिन इस बात को लेकर महिला के पति और बेटे ने काफी ऐतराज जताया था। उन्होंने इससे मना भी किया था। तो अभी तक जो शुरुआती जांच है उसमें यही लग रहा है कि पारिवारिक विवाद को लेकर हत्या की गई होगी। लेकिन जिस तरह से गला रेता गया है और दोनों की हत्या की गई, इससे पूरे इलाके में सनसनी मची है। हालांकि एसएसपी ने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया है। पारिवारिक विवाद की वजह है या फिर कुछ और, यही अब पुलिस पड़ताल करने में जुटी है इस डबल मर्डर मामले में। और मथुरा से भी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां मौसेरी बहन ने 2 साल के अपने भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह वारदात पुलिस लाइन में महिला कांस्टेबल के घर में हुई है। आरोपी लड़की महिला कांस्टेबल की बहन की बेटी है और पिछले 1 साल से उसके साथ रह रही थी और आज अचानक उसने अपने भाई की हत्या कर दी। मैसेज है, क्या नाम है इनका? रेशमा। तो इनके साथ साथ कौन कौन रह रहा था बच्चे? मेरे पिताजी थे, मैं तो खैर वहाँ पोस्टिंग हो तो वहाँ पे आता जाता था। मेरा छोटा बच्चा और बड़ा लड़का।
और मेरी पत्नी और मेरे पिता। कैसे मालूम पड़ा था? फोन गया था किसी का। अच्छा, तो अंदर से गेट बंद था उसमें? कहाँ पे? आवास पे? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो खुद से आया। बच्चे की डेथ हो गई है। की बहन की बेटी जो काफ़ी समय से इस परिवार के साथ रह रही थी, उस लड़की द्वारा उस बच्चे के ऊपर धारदार हथियार से या किसी ब्लेड वगैरह से उसको चोट पहुंचाई गई है और साथ ही साथ अपने आप को भी चोट पहुंचाई गई है। दोनों को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल में उपचार के दौरान जो छोटा बच्चा है उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। परिवार से दर्दनाक कोहराम। नितिन गौतम संवाददाता मथुरा से मेरे साथ जुड़े हुए। नितिन, कुछ समझ में आ रहा है पुलिस को या घर वालों को कि आखिर बच्ची ने ऐसा कदम क्यों उठाया? जी देखिए, अभी तक अगर हम बात करें तो पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। खुद एसएसपी जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जो जिस युवती ने इस घटना को अंजाम दिया था उसके हालचाल को जाना है, लेकिन पुलिस अभी तक के कुछ भी कहने से बच रही है। बहुत कुछ कहने की स्थिति में पुलिस अभी तक दिखाई नहीं दे रही है कि आखिर घटना की वजह क्या रही, क्योंकि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है और जिसने घटना को अंजाम दिया है वो उसके बाद आसान ही नहीं है पुलिस के लिए कहना कि घटना क्यों अंजाम दिया गया था, क्योंकि जिस महिला ने जिस युवती ने इस घटना को अंजाम दिया था वो अभी घायल है। उसने खुद अपने हाथों की नस काटी है जिसका इलाज चल रहा है और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जब वो होश में आ जाएगी तब उससे बात की जाएगी और उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। क्यों अपने 2 साल की मासूम भाई, मौसेरी भाई की उसी के घर में हत्या कर दी इस बच्ची ने? किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है मथुरा में, लेकिन बलिया में सब कुछ साफ हो गया जब एसडीएम के सामने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला रेवती थाना इलाके के दुर्जनपुर गांव का है, जहां कोटेदारी को लेकर पंचायत हो रही थी और इसी पंचायत के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद एक शख्स ने फायरिंग कर दी और गोली लगने से एक की मौत हो गई। फायरिंग का आरोप जिस पर लगा है वो बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, उसका नाम धीरेन्द्र है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने एसडीएम और सीओ को सस्पेंड कर दिया। हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। यहाँ शेष लोग जा रहे थे, इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को जयप्रकाश उर्फ गामापाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज बैठक कर रहे हैं, अभी भी जारी है बैठक, 3 घंटे से बैठक चल रही है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का तेवर सख्त इस मीटिंग में नजर आ रहा है। अधिकारियों से बात कर रहे हैं सीएम योगी। महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वो हर थाने में महिला सुरक्षा डेस्क बनाए। ऋषभ मणि हमारे संवाददाता इस मीटिंग पर नजर बनाए हुए मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। ऋषभ, अब तक क्या बातें इस मीटिंग में हो रही हैं? अजय, देखिए अभी मैं अपडेट कर दूं, चंद मिनट पहले ही ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी ने खास तौर से कहा है महिला अपराधों के खिलाफ स्ट्रिक्ट और सिस्टमैटिक एक्शन होना चाहिए। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि 17 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत के साथ ही 9 दिन तक थानावार उस एरिया में जो मनचले हैं, शोहदे हैं, छेड़खानी करने वाले लोग हैं, दुराचारी हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और विजयदशमी के ठीक बाद उन पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो पहले सिस्टमैटिक तरीके से दुराचारियों की, शोहदों की, मनचले लड़कों की लिस्ट बनेगी और विजयदशमी के बाद उन पर कार्रवाई होगी। इस बार एक बात बहुत अच्छी कही गई है कि जो इस तरह के युवक हैं, छेड़खानी करते हैं, मनचले, उनके परिवार को भी बताया जाए कि देखिए आपका बेटा बाहर क्या कर रहा है, वो स्कूल के बाहर खड़ा होकर क्या करता है, कॉलेज के बाहर, चौराहे पे, मार्केट में क्या करता है। तो एक ये कोशिश की जा रही है कि ऑपरेशन शक्ति नामक अभियान चलाया जाएगा, सामाजिक दबाव भी बनाया जाएगा, उनके परिजनों को भी बताया जाएगा। 9 दिन तक ये कार्रवाई की जाएगी, फिर उसके बाद 10वें दिन से उनकी गिरफ्तारी सिलसिला होगा, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे और जो घोषित दुराचारी होंगे उनके पोस्टर भी लगाए जाएंगे चौराहों पर। तो यानी कि शोहदों की अब खैर नहीं, साफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो आज सीएम योगी का तेवर सख्त दिखा है, आने वाले दिनों में उसका असर भी दिखेगा। धन्यवाद आपका। और सोनभद्र में एक कार खाई में जा गिरी, अनियंत्रित कार कैसे गिरी ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन गाजियाबाद में आज से ग्रेप सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले में पराली जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। कल पराली जलाने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक किसान पर केस दर्ज किया था।
लेखपाल को भी निलंबित कर दिया था। आज इसी कड़ी में गांव-गांव जाकर प्रशासनिक अधिकारियों ने पराली न जलाए जाने के लिए लोगों को जागरूक किया। हाँ जी, आ रहे हैं लेके। गाजियाबाद के लिए कोई नया नहीं है। हर साल जब पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है और एक तिथि तय होती है, उससे ही लागू होता है। इस बार भी आज की डेट से ग्रैप को लागू किया गया है और इसमें ग्रैप के जो भी वो हैं प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी निर्देश हैं, उसका सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। और हाथरस मामले में आज सीबीआई की टीम ने फिर पूछताछ की। गांव पहुंची सीबीआई टीम सबसे पहले चंद्रपा थाने पहुंची, जहां पर केस से संबंधित पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के घर जाकर आरोपियों के परिजनों से भी मुलाकात की, घर को खंगाला। सीबीआई की 2 टीमों ने सीएफएल की टीम के साथ आरोपी संदीप और लवकुश के परिजनों से पूछताछ की और आरोपियों के घरों की तलाशी ली और घटना से जुड़े सबूतों को जुटाया। सीबीआई की टीम पहुंची थी सुबह के वक्त, लेकिन अब सीबीआई की टीम निकल रही है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं सीबीआई की टीम है, बातें जारी है। सुबह 10:30 बजे के आसपास सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची थी। उसके बाद लगातार पूछताछ कर रही थी। सीबीआई की जो टीम है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया था और एक जो टीम का हिस्सा था वो जो लवकुश आरोपी है उसके घर पे गई थी। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा था वो संदीप के घर वालों से पूछताछ। सीबीआई की टीम जो है यहाँ पर की टीम गाँव से बाहर निकल रही है और इसके बाद कहाँ जाएंगे ये अभी बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सीबीआई की टीम गांव से निकल रही है। आरिफ खान, न्यूज़ 18, हाथरस। और हाथरस केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया कि पीड़ित परिवार जांच की जानकारी लीक कर रहा है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हाईकोर्ट में ये बातें रखिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हमें सारे संसार का परामर्श नहीं चाहिए, हमने तीनों पक्षों को सुन लिया है, ये काफ़ी है, अब किसी से नई अर्जी की सुनवाई नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय में पीड़ित परिवार के तरफ से अपीयर हुई थी। हाथरस की जो बेटी उसके परिवार की तरफ से मैं अपीयर हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमने जो है 3 मांगे रखी। एक जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमने जो इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन मूव की थी उसको एक्सेप्ट करे माननीय न्यायालय, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रहा है उस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी स्टेटस रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को ना दे करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सबमिट करे और सर्वोच्च न्यायालय ही सीबीआई की मॉनिटरिंग करे। और उसके साथ एक जो अदर मेरी प्रेयर थी कि इस केस को उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की जगह दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए, जिससे इसका फ्री एंड फेयर ट्रायल हो सके। ये हमारी 3 मांगे थी जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आई थिंक कंसीडर किया है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। दुष्कर्म के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत के आदेश को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें 2 महीने की अंतरिम जमानत दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में प्रजापति का इलाज कराया जाए और जमानत न दी जाए। इलाज में कोई कमी नहीं मिलनी चाहिए। हरियाणवी कलाकार मोनिका चौधरी के साथ आज फिर मारपीट की गई। शिकायत दर्ज कराने लोनी कोतवाली पहुंची मोनिका के साथ कोतवाली प्रभारी और पुलिसकर्मियों के सामने मारपीट की गई। मारपीट करने वाली महिला ने झगड़े की कवरेज कर रहे पत्रकार का मोबाइल भी छीनकर फेंक दिया। मोनिका चौधरी के साथ कल घर में घुसकर मारपीट की गई थी। इसी की शिकायत लेकर मोनिका कोतवाली पहुंची थी, लेकिन यहां भी लोगों ने पहुंचकर उनके साथ मारपीट की। यूपी में माफियाओं पर लगातार एक्शन जारी है। आज बागपत के हिस्ट्री शीटर और कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र किरठल की 59 लाख रुपए संतिप्त कुर्क की गई, जिसमें 3 मकान शामिल हैं। थाना रमाला क्षेत्र में रहने वाले हिस्ट्री शीटर और कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र किरठल पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें लूट, रंगदारी और हत्या, गैंगस्टर के मुकदमे भी शामिल हैं। इन मामलों में धर्मेंद्र किरठल पर आज कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया। और सोनभद्र में एक कार नदी में जा गिरी। बेकाबू होकर यह कार नदी में गिरी। पिकअप कार में 4 लोग सवार थे। हादसे में एक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। सभी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं। कन्हर नदी के पास यह हादसा हुआ। कुछ ही पलों में और खबरें।